नमस्कार दोस्तों। आजकल भाई बहन के प्यार में खलल डालने की कोशिश हो रही है। आजकल भारत के पर्यावरण को बर्बाद करने की कोशिश हो रही है और आजकल सरकार बड़ी तेजी से काम कर रही है। जी हां, आज यही हो रहा है, इसलिए इस पर बात कर रहा हूं। मैं शुरुआत करता हूं इस देश के पर्यावरण से, क्योंकि पर्यावरण बेहद अहम है। और क्यों अहम है और क्यों बात होनी चाहिए? क्योंकि अरावली पर्वत की श्रृंखलाएं जो देश की राजधानी दिल्ली से शुरू होके हरियाणा, राजस्थान से लेके गुजरात तक पहुंचती हैं, दुनिया की सबसे लंबी 700 किलोमीटर की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। इतनी बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं कहीं पर भी नहीं है। और जो इतनी बड़ी पर्वत श्रृंखला हो हिमालय को छोड़ के, तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से जब उसकी तबाही की बात हो तो जिक्र जरूर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि यह पर्वत श्रृंखला ही है जो जमीन को रेगिस्तान बनने से बचाती है। यही पर्वत श्रृंखला है जो मानसून को और बारिश के पैटर्न को तय करती है। यही है जो निर्धारित और तय करने में प्राकृतिक उसमें एक बड़ी भूमिका अदा करती है। ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करती है और प्रदूषण को रोकने के लिए, धूल को रोकने के लिए उत्तर भारत की ओर बढ़ने से रोकती है। तो यह वह महान पर्वत श्रृंखला है जो हमारे देश के एक बड़े भूभाग को बचाने का काम करती है। भले ही वह छोटी है कद में, लेकिन काम में बहुत बड़ी है। देखन में छोटे लगे, घाव करें गंभीर। वही स्थिति है कि ये प्रदूषण पर घाव करते हैं, ये रेगिस्तान पर घाव करते हैं, ये घाव करते हैं बादलों पर जिससे बादल बरसते हैं, ये घाव करते हैं धरती पर जिससे वो धरती रिचार्ज होती है, और यह जैव विविधता को बढ़ाते हैं। और जैव विविधता को बढ़ाने के साथ साथ लाखों तरह के पेड़ पौधे, जीव जंतु सबको एक आश्रय देते हैं। जी, ऐसी पर्वत श्रृंखला यदि अडानी के लिए, अंबानी के लिए, चंद पूंजीपतियों के लिए, खनन माफिया के लिए यदि ये पर्वत श्रृंखलाएं कोई खत्म करने पर तुल जाए तो निश्चित रूप से उस पर शर्म भी आनी चाहिए और उसको लानत भी देनी चाहिए। यह मानवता के प्रति अपराध है, यह प्रकृति के प्रति अपराध है, यह हिंदू धर्म के पर अपराध है, हमला है। और यह ऐसा हमला है जो धर्म के मूल ग्रंथ को ही नष्ट कर देता है, यानी ऋग्वेद को आग लगा देता है। यह बौद्ध धर्म के तमाम परंपराओं के खिलाफ है। यदि आप जातक कथाएं पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे जातक कथा में कि एक ऐसा बालक था जो थोड़ा बड़ा होता है, प्रकृति में पलता है और वह इस स्थिति में आ जाता है कि वो जब प्रकृति के साथ भ्रमण करता है तो जब मन करता है तो आओ, वो प्रकृति से कहता है नाचो, डांस, आज की अंग्रेजी में बोलेंगे डांस करो, खुशियां मनाओ। तो एकदम से हवाएं चलने लगती हैं, पेड़ हिलने लगते हैं और अलग तरह से बिल्कुल सब होता है। और वो प्रकृति से कहता है बरसो, प्रकृति बरस जाती है क्योंकि वो प्रकृति का हिस्सा होता है। तमाम पंडितों को जब पता चलता है तो उस पर आके कहते हैं अरे तुम ये, वो बेचारा खुद डर जाता है कि पंडित क्यों इतने बड़े बड़े आ गए, और उससे कहते हैं करो, बेचारा डरता है, फिर कहते हैं करो तो वो करता है तो होने लगती है, हवाएं चलने लगती हैं, बारिश भी होने लगती है।
कहते हैं तुमने क्या किया है? उसने कहा कुछ नहीं किया, मैं तो इनके बीच रहता हूं, इन्हें प्यार करता हूं, ये मुझे प्यार करते हैं, ये मेरी बात मान लेते हैं, मैं इनकी बात मानता हूं, मैं इनको नुकसान नहीं पहुंचाता हूं, और जब नुकसान नहीं पहुंचाता हूं तो ये मेरा पालन पोषण करते हैं। बौद्ध धर्म की जातक कथाओं को पढ़ेंगे तो आपको यह कहानी मिल जाएगी। कमोबेश यही चीज ऋग्वेद कह रहा है। ऋग्वेद कहता है प्रकृति को से कुछ छीनो मत, प्रकृति पर अतिक्रमण मत करो, प्रकृति आपके लिए खुद छोड़ती चलेगी, देती चलेगी, आप वो लो, उसे ग्रहण करो और उससे अपना जीवन यापन करो। प्रकृति से प्रेम करो तो प्रकृति तुम्हें प्रेम करेगी और वो देगी, मन भर के देगी। आप याद करिए, कुछ पुराने लोग होंगे तो बताएंगे गांव में बाघ होते थे, दूसरे और होते थे, वो प्राकृतिक नेचर के होते थे, और जब उनका सीजन होता था आप वहां जाते थे, भूख लगती थी तभी पता चलता था एक इधर से आम गिरा, एक इधर से ये गिरा, एक उधर से ये गिरा, उठाया आपने खाया और मस्त। आपको थोड़ा बहुत और मिल जाता था जिससे आप उन्हें बटोर के ले जाइए, घर में भी खिला दीजिए, तो वो आपको पूरे सीजन में खिला देते थे। लेकिन एक ही बार आप चढ़े और सारे आम तोड़वा दिए, कुछ कच्चे, कुछ पक्के, कुछ कैसे, तो ले आए आपने, कुछ पकाने की कोशिश की, कुछ सड़ गए, कुछ वो रहे, कुछ ऐसे करके, और उसके बाद में बाघ सूना। तो वो आपके नियमित सेवन का, स्वाद का इंतजाम करते हैं, लेकिन आप हपस में जब जीते तो यह होता है, प्रकृति सबके लिए देती है। तो आज अरावली के पहाड़ों पर कुल्हाड़ी चलाने का और ये करने का जो एक सिंडिकेट चला, जिस सिंडिकेट पे पॉलिटिशियन है, पूंजीपति है, माफिया है, ब्यूरोक्रेसी है और जजेज हैं, ये लोग मिल करके उस पर कब्जा करना चाहते और उस हपस में उस पूरे उसको खत्म कर देना चाहते। तो आज जनता निकल रही है, आवाज बन रही है कि नहीं, यूं नहीं कर पाओगे, और यह करोगे तो हम जवाब देंगे, क्योंकि अरावली बचाना मानवता को बचाने जैसा है। अरावली बचाना हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब के लिए जरूरी है, और अरावली हमारे बच्चों का भविष्य है। हम बच्चों के लिए जहर बो देंगे यदि अरावली को काट देंगे। निश्चित रूप से बड़ा विषय है, लेकिन इस पर कोई नहीं बोलेगा। बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं, प्रधानमंत्री के मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। यहां पर मुसलमानों पर हमला किया जाएगा, जो कि यहां के मूल निवासी हैं, मूल है। तो अब आप सोचिए, इस नफरत का जो वातावरण जब आप बनाते हैं तो यही होता है। इसीलिए प्रियंका गांधी ने कहा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी पर भी यदि हमला होता है, कहीं भी हमला होता है, तो वो मानवता पर हमला है। राहुल गांधी ने कहा कि मोहब्बत कीजिए, वही जो प्रकृति सिखाती है, जो ऋग्वेद सिखा रहा है, जो जातक कथाएं सिखा रही हैं कि मोहब्बत कीजिए एक दूसरे से, सब एक दूसरे को देंगे और सब एक दूसरे का लेंगे, तो निश्चित रूप से एक बहुत प्यारा सा समाज बनेगा। सब एक दूसरे की सुने, एक दूसरे का करें। जी हां, इसी की तो जरूरत है। जब इसकी बात होती है तो यह सरकार यही नहीं रुक जाती है, यह सरकार इतनी तेज काम करती है कि तमाम राज्यों में जब विधेयक पास होते हैं तो तमाम राज्यपाल उसे 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल, 5 साल वो विधेयक रोके रखते हैं। उसमें ये भी नहीं कहते कि रिजेक्ट है, ये भी नहीं कहते कि हाँ हो, चलिए इसमें ये संशोधन कर दीजिए या उसे करके भेज दें। इस तरह की स्थितियां होती हैं। राष्ट्रपति के यहां भेज देते हैं तो राष्ट्रपति के यहां भी ऐसे ही पड़ा रहता है, कोई टाइम लिमिट नहीं, शासन ही निकल गया।
विधेयक पास नहीं हो पाया, एक्ट नहीं बन पाया। इस तरह का काम होता है। लेकिन वीवी जी राम जी के नाम से जिस तरह से महात्मा गांधी का कत्ल किया गया, जिस तरीके से महात्मा गांधी के नाम के कत्ल के साथ साथ गरीबों के हकों पर डाका डाला गया, उस पर पूरा हमला बोला गया, तो तुरंत रातों रात लोकसभा में पास होता है, रातों रात राज्यसभा में पास होता है, राष्ट्रपति भी सिग्नेचर कर देते हैं और अध्यादेश भी जारी हो जाता है। जी हां, इतनी तेज काम होता है। अब आप सोच लीजिए, यानी अन्याय का काम होगा, अत्याचार का काम होगा तो बड़ी तेजी से हो जाएगा। जैसे अरावली काटने का फैसला हुआ, जैसे फैसला हो गया महात्मा गांधी की हत्या का, तो पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी इसको लेके लड़ रही है कि गांधी की हत्या, गरीबों के हकों की हत्या, ये करने का काम कर रहे हैं आप। तो इसकी तो लड़ाई लड़ेंगे हम, सड़क पे भी लड़ेंगे, जनता को बता के लड़ेंगे। तो देश भर में इसके प्रदर्शन करके किया जा रहा है। नेशनल हेराल्ड का आपने केस देखा ही, कैसे आनन फानन में केस बनाया गया, कैसे फंसाया गया, कैसे कैसे करके लटकाया गया। 12 साल से यह सरकार कर रही है, उसके पहले 2 साल से सुब्रमण्यम स्वामी यही ड्रामा कर रहे थे। तो हम लगातार देख रहे हैं और ये हो रहा है। इस तरह के जो भी अन्याय के काम होंगे, गलत काम होंगे, बड़ी तेजी से होंगे। तो आजकल एक काम और बड़ी तेजी से हो रहा है, वो हो रहा है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों भाई बहनों के प्यार में खलल डालने का, उन भाई बहनों के प्यार को खत्म करने, उसमें जहर बोने का। और यह काम जो भाजपा के लिबरल लोग हैं, जो कांग्रेस में बैठे हुए हैं, या जो भाजपा में हैं, वह लोग जो कुछ भी इतिहास भूगोल बताते हैं, जिनका ज्ञान का आप समझ सकते हैं किस लेवल का है, वो सब इस पर करते हैं। और वो ये क्यों करते हैं? क्योंकि भाई बहन के प्यार के साथ में जिस तरह से वो इस देश से में लड़ाई लड़ रहे हैं, इस देश के लोगों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो तकलीफ होती है मोदी गैंग को। और मोदी गैंग इस बात को लेकर लगातार हमलावर होता है, तो उनके लोग इस प्यार को तोड़ने में लग जाते हैं, तमाम कहानियां, तमाम बातें बताने लगते हैं जो कि वास्तविकता में कहीं है ही नहीं। दोनों भाई बहनों का प्यार दुनिया में नजीर के तौर पे कहा जा सकता है। जी हां, वजह है राहुल गांधी 14 साल के थे, प्रियंका गांधी 12 साल की थी, जब उनकी दादी जो देश की प्रधानमंत्री थी, उनको गोलियों से छलनी कर दिया गया और उनके मार दिए जाने के बाद दोनों भाई बहनों को पूरे संगीनों के साए में रहना पड़ा। स्कूल जाने से रोक दिया गया सुरक्षा कारणों से। घर के ही अंदर टीचर आता, पढ़ा देता। खेलने के लिए कहीं नहीं जा सकते थे, न पार्क जा सकते थे, न घूम सकते थे, न अल्हड़बाजी कर सकते थे। तो वहीं जो प्रधानमंत्री आवास के चपरासी थे, ड्राइवर थे, दूसरे कर्मचारी थे, सुरक्षा गार्ड थे, जिनके किसी के बच्चे होते, उन्हीं के साथ वो खेलते थे, उन्हीं के साथ में वो रहते थे। और इस तरह से एक सीमित दायरे में उनको कैद कर दिया गया। इस तरह उनकी जिंदगी गुजरी। जब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी तो अपनी मां और पापा के साथ रही, राहुल गांधी उसके बाद पढ़ने के लिए भेजे गए अमेरिका, तब भी उनका नाम बदलना पड़ा उनकी आइडेंटिटी छुपाने के लिए। और उसके बाद में वो हार्वर्ड में पढ़ रहे थे, 21 साल के थे। पिता देश के नेता प्रतिपक्ष थे। उनकी एसपीजी की सुरक्षा तत्कालीन सरकार ने वापस ले ली। उनकी सुरक्षा में सिर्फ और सिर्फ, समझिए, सिर्फ और सिर्फ 10 लोग रह गए थे।
यानी 10 लोगों की सिर्फ सुरक्षा दी गई थी पूर्व प्रधानमंत्री को, जिनके परिवार की एक प्रधानमंत्री दुनिया छोड़ चुकी थी और राहुल गांधी के लिए थ्रेट थी। यासिर अराफात ने राजीव गांधी को फोन किया और कहा कि मुझे जानकारी मिली है कि आपकी जिंदगी खतरे में है, क्योंकि जहां से आरडीएक्स हमारे पास आता है वहीं से आरडीएक्स आपको मारने के लिए खरीदा गया है और वो लिट्टे ने लिया है, और उसमें कुछ बड़ी ताकतें शामिल हैं जिनके साथ आपके यहां के राजनीतिक दल भी कुछ शामिल है। और इसी तरह की कुछ आशंका श्रीमती इंदिरा गांधी को बताई गई थी। तभी इंदिरा गांधी ने मरने के पहले कहा था कि मैं जिंदा रहूं या न रहूं, मेरे खून का कतरा कतरा इस देश की रक्षा करेगा, इस देश को जीवित रखेगा। जी हां, उसी तरीके से राजीव गांधी को भी बताया गया था। उन्हें सूचना थी कि उनको मारने की कोशिश हो रही है और कुछ राजनीतिक दल इस साजिश में शामिल है भारत के, और वही हुआ। राजीव गांधी को आरडीएक्स से उड़ा दिया गया, मार दिया गया। राहुल गांधी अमेरिका से भागे भागे आए अपने पिता के अंतिम संस्कार में भी भारी सुरक्षा के बीच उन्हें सारे प्रतिबंधों के बीच अपने पिता का अंतिम संस्कार करना पड़ा। अब जो भाई था, बहन थे और मां थे, कोई नहीं बचा था। आप सोचिए उस परिवार की, उसकी दशा को सोचिए, और उस दर्द में कौन साझीदार था? वही भाई बहन, वही मां अपने बच्चों को बचा रही थी और उन्हें खबर थी कि मार दिए जाएंगे। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे तब श्रीमती सोनिया गांधी ने उनसे कहा था कि तुम ये क्या कर रहे हो। वो लड़ी थी इस बात के लिए तुम प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हो। तब राजीव गांधी ने कहा था, मुझे पता है कि मैं भी मार दिया जाऊंगा, लेकिन मैं छोड़ के नहीं जा सकता हूं इस देश को, इस विरासत को, क्योंकि इस देश ने हम पर यकीन किया है, हमारी जिम्मेदारी है हम उसको करें। सोचिए, वह परिवार है। तो उस परिवार के ये 2 बच्चे जो बचे इस वारिसों ने, कल्पना करिए, सोनिया गांधी की देवरानी उन पापियों के साथ जाके मिल गई थी जो इस साजिश में शामिल थे। अब आप सोचिए, मेनका गांधी जाके उन साजिशकर्ताओं के साथ मिल गई थी, और यहां स्थिति यह थी कि बच्चे मौत के मुंह में कब चले जाएं पता नहीं। ऐसे में सोनिया के लिए प्राथमिकता बच्चों को पहले बचाना थी। बचाया। कांग्रेस पार्टी गर्त में चली गई। राजीव गांधी की मेहनत के कारण वो चुनाव जीत तो गई, सत्ता भी आ गई, लेकिन पार्टी गर्त में चली गई। जब सब कुछ डूबने लगा तो पूरी कांग्रेस पार्टी के तमाम सारे हितचिंतकों ने जाके सोनिया गांधी के पांव पकड़े और कहा, आइए राजनीति में उतरिए, बचाइए। और तब वो आई और उसके बाद देश को बचाने की दिशा में काम किया। 2004 में सत्ता में लेके आई, 2009 में कांग्रेस फिर सत्ता में आई। वो भाई बहन अपने अपने ढंग से काम कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, साथ कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। जब देश के लिए लड़ रहे हैं, अब खतरा लगता है इस सरकार को, इस विचारधारा को, जो नफरतवादी है, जिसने महात्मा गांधी की हत्या की, जो हत्या कर देती है, उस साजिश में शामिल होती है इंदिरा गांधी की, जो साजिश में शामिल होती है राजीव गांधी की। तो वही लोग अब उन भाई बहन के बीच में जहर बोने का काम कर रहे हैं। लेकिन भाई बहन समझदार हैं, जानते हैं, बचपन से वो एक साथ खेले पढ़े, वो जानते थे और कोई नहीं है हमारा,
उनके अटूट प्रेम को गलत तरीके से परिभाषित करके। और यह जब होता है तब समझ में आता है। लेकिन लगता है ये गांधी नेहरू परिवार आज भी देश के लिए लड़ रहा है, संविधान के लिए लड़ रहा है, लोकतंत्र के लिए लड़ रहा है, प्रकृति के लिए लड़ रहा है। और इसीलिए राहुल गांधी ने कहा जब प्रदूषण पे चर्चा कराइए, तो यह सरकार चर्चा कराने को तैयार नहीं हुई, क्योंकि अरावली पर संकट आ जाएगा। अवैध तरीके से वीवी जी राम जी बिल पास करा लिया गया। वह वीडियो छुपा दिया गया था, लेकिन यह तो अच्छा हो किरण रिजिजू ने कांग्रेस की बुराई करने के चक्कर में ही वह वीडियो ओपन कर दिया कि कैसे अवैध तरीके से ओम बिरला वह बिल पास करा रहा है। जी हां, देखिएगा, समझ में आ जाएगा। इसलिए इन्हें चिढ़ है उस भाई बहन से, और इसलिए उनके बारे में झूठ, नफरत, सब कुछ पनपाया जाता है। जब वो संवैधानिक परंपराओं का पालन करते हैं और उसके तहत जाते हैं किसी उसमें, तो कहा जाता है अरे ये तो सब साथ बैठना ही पड़ता है, क्योंकि जब आपको चर्चा करनी होगी तो पक्ष विपक्ष को एक टेबल पे बैठना होगा। जी, यही सत्य। जय